तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते, मेरा नाम है जयदेव परांजपे और गीरवाण के इस सत्र में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। अब ये लीजिए मित्रों, ये लिखा हुआ है हिंदी भाषा में। क्या आप पढ़ सकते हैं? संभवतः नहीं। इसे कुछ पढ़ पाएंगे, कुछ नहीं। हाँ, अब आपको संभवतः थोड़ा अंदाजा लग गया होगा। ये और बेहतर है, लगभग पढ़ ही पाए, है ना? और ये लिखा हुआ है, मेरा नाम सुरेश है। ये वाक्य हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, किंतु 5 भिन्न-भिन्न लिपियों में। ये पांचों भारतीय लिपियां हैं। उड़िया हुई, गुरुमुखी हुई, बांग्ला है, गुजराती है और देवनागरी है। तो ये लिपि क्या है? देखिए, लिख धातु से लेखन आता है। लिख का अर्थ होता है कुरेदना। फिर वो पेन से कागज पे हो, किसी और बोरू या किसी और आयुध से आपके तालपत्र पर हो, या लकड़ी के ऊपर छिन्नी से या चाकू से, इस प्रकार से हम कुरेद सकते हैं। तो जो भी क्षरवाणी का अक्षर रूप है स्थूल मान में, जो कि हम कुरेदते हैं, है ना? तो इसलिए लिख धातु से उत्पन्न होता है लेखन। और क्योंकि ये उकेरा हुआ वैसे का वैसा दिखे, पता चले ना चले, इसके लिए उसके ऊपर कोई लेपन किया जाता है। जैसे हम पेन से लिखते हैं तो उकेरने से ज्यादा लेपन ही अधिक होता है। तो लिप धातु से लिपि शब्द का उद्भव होता है। अब जिन जिन आकृतियों को हम लेपते हैं ताकि वो दृष्टिगोचर हो और अधिक समय तक वैसा रहे, तो इन आकृतियों के समुच्चय को लिपि कहा जाता है। अब वैसे लिपि के 4 प्रकार बताए जाते हैं, किंतु 2 वर्ग हैं। तो हम वर्गवार देखेंगे इसको। प्रतीक प्रधान पहला वर्ग है, सो जिसमें चित्र हो या कोई और संकेत हो, तो शब्द का एक प्रतीक रूप बनाया जाता है। अब देखिए, आप चाइनीज हो, जापानीज या कोरियन, ये जो लिपियां हैं, ये चित्र लिपियां हैं। जिसमें मान लीजिए एक सर्कल बना दिया, तो गोल बनाया, जिसे हम कहेंगे कि ये सूर्य है। ठीक है? तो इस प्रकार से शब्दों के प्रतीक रूप संकेत बनाए गए। अब आप ये देख सकते हैं कि इनमें भी एक उत्क्रांति हुई, अलग-अलग आगे बढ़ते गए तो सुधार उसमें होता गया। अब जैसे सन शब्द को ही मैंने ट्रांसलेटर पे लिख लिया, तो चीनी भाषा में उसका आता है छंकू, ऐसा उसका उच्चारण होता है, जो मैंने देवनागरी में लिख कर भी आपको बताया हुआ है। तो जो आप आपके बाईं तरफ देख रहे हैं, वो ट्रेडिशनल चाइनीज लिपि में किस प्रकार से लिखा जाता है वो दिखाया है, छंकू को। और जो आप दाईं तरफ देख रहे हैं, वो एक सुधारित या सिंप्लीफाइड वर्जन है चाइनीज का, तो उसमें लिखा गया है। अब ये भाव संकेत लिपि जो है, ये चित्र तो होते थे, तो काफी, जिसे हम इंग्लिश में जेनरिक कहते हैं, उस प्रकार के होते थे। तो उस शब्द से महत्वपूर्ण कई बार उसका भाव होता है। तो अब सूरज के सामने यदि आप कोई एक बादल दिखा दो, तो आप कह सकते हो कि ये सूरज की रोशनी जो है कम है। तो ये भाव आप व्यक्त करना चाहते हो, तो केवल गोल से काम नहीं चलेगा, आपको उसके आगे कोई और आकृति बनानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से भाव संकेत लिपि का उद्भव हुआ। अब ये इस प्रकार की लिपियां आप देखेंगे कि उत्तरी अफ्रीका के किसी छोटे-छोटे प्रभाग में, या साउथ ईस्ट एशिया में कहीं, थोड़ी जापान में कहीं, इनर मंगोलिया जो आज चीन का भाग कहा जाता है, उस क्षेत्र में कहीं, ऐसी बहुत कम मात्रा में आपको दिखाई पड़ेगी भाव संकेत लिपि। तो ये हुए पहले 2 प्रकार जो प्रतीक प्रधान वर्ग में आते हैं। ठीक है? दूसरा वर्ग है ध्वनि प्रधान। तो इसमें 2 भाग आते हैं। एक है वर्ण लिपि, जो कि रोमन स्क्रिप्ट या लैटिन या इटालियन स्क्रिप्ट के नाम से जो जाना जाता है। ये इस आपस में थोड़ा बहुत आदान-प्रदान चलते रहता है, तो आप जिस किसी नाम से जानें, अधिकतर आज हम इसे रोमन के नाम से जानते हैं। तो ये रोमन लिपि जो है, जिसमें लिखा हुआ आपको देख देख पा रहे हैं आप, क्रॉसवर्ड लिखा हुआ है। तो जिसमें एक एक वर्ण में कोई अंतर नहीं पड़ता, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता उच्चारण के अनुसार। ठीक है? तो और उच्चारण को बदलने के लिए
एक रेलगाड़ी बनाई जाती है, जैसे CRO मिला के क्रॉ बनता है। और यहाँ अक्षर लिपि जो है, इसमें वर्ण में अंतर पड़ता है, इसे हम विकार जो कहते हैं वो होता है। अब क के पेट के अंदर से एक आ गई, उसके ऊपर एक चांद लग गया, आगे उसको एक जिसे कहते हैं काना, या एक खड़ी एक मात्रा उसको और एक लग गई। तो इस प्रकार से वर्ण में बदलाव करके जो पूर्ण अक्षर बनता है उसको व्यक्त करना, ये अक्षर लिपि हुई। तो वर्ण लिपि और अक्षर लिपि में पहला तो ये अंतर है, ठीक है, और ये दोनों ध्वनि प्रधान है। अब इस शब्द को जरा देख लेते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिक। क्लॉस्ट्रोफोबिक, अब ये मैं उच्चारण कर रहा हूं जिस प्रकार से रोमन में लिखा गया है उस प्रकार से, और उस प्रकार से मैंने देवनागरी में लिख के दिखाया भी है। किंतु इसका उच्चारण जब मैंने गूगल पे चेक किया, और वो भी इंडियन इंग्लिश एक्सेंट में, तो वो क्लॉस्ट्रोफोबिक इस प्रकार का आया, जिसको भी मैंने देवनागरी में लिख के बताया हुआ है। तो वर्ण लिपि और अक्षर लिपि में ये एक और अंतर सामने दिखाई पड़ता है कि जो लिखा हुआ है उसी प्रकार से उच्चारण हो ये आवश्यक नहीं है, और जिस प्रकार से उच्चारण हो उस प्रकार से स्पेलिंग हो ये भी आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ये हुए लिपियों के 4 प्रकार और 2 वर्ग। अब इसमें कहा जाता है, भाषा शास्त्र के कोर्स में भी कुछ ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है, मैं सुनता हूं कि चित्रलिपि पहले उत्पन्न हुई, फिर पता चला कि शब्द का उतना महत्व नहीं है, भाव का अधिक है। वैसे हमारे यहाँ तो शब्दार्थ, ध्वन्यार्थ, भावार्थ, गर्भितार्थ और पांचवा कोई एक और है, 5 अर्थ बताए जाते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो भाव उसमें से केवल एक ही है, किंतु फिर भी भाव का महत्व शब्द अर्थ से अधिक होता है, ये तो उचित है। तो उसके बाद ये भाव संकेत लिपि उत्पन्न हुई। फिर लोगों को पता चला कि अरे जो बात हो रही है वो वास्तव में ध्वनि की हो रही है, वचन वाचन संबंध की हो रही है। तब जाके वर्ण लिपि का उद्गम हुआ, और फिर जाके अक्षर लिपि बड़े अर्वाचीन काल में हुई। अब ये उत्क्रांतिवाद का जो एक सिद्धांत है उसकी एक प्रकार से मैं मानता हूं ये अति है, इस प्रकार का दृष्टिकोण, क्योंकि आज भी इन चारों प्रकारों की लिपियां विद्यमान है और सुचारू रूप से अपना काम कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम एक से बढ़ के आगे दूसरे की ओर चले और पीछे का पीछे छूट गया, ऐसी बात नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि आज यदि मैं कुछ एक बात लिखता हूं, तो मेरी एक मनोभूमिका, एक विचार धारा और एक मनस्थिति होती है जिसमें मैं लिखता हूँ। मेरा अब तक का भाव विश्व एक प्रकार का आकार ले चुका होता है, कुछ अनुभव मेरे हुए होते हैं। अब 10 साल बाद यदि मैंने ही लिखी हुई बात मैं फिर से पढ़ने जाऊं, तो उस समय का मैं कुछ अलग हो चुका हूं। उसमें कुछ वृद्धि हुई होगी, कोई क्षति पहुंची होगी, कोई नए अनुभव जुड़े होंगे। भाव विश्व और मनस्थिति के स्वरूप भी परिवर्तित हो चुका होगा। तो मैं स्वयं भी मैंने ही लिखा हुआ यदि पढ़ूं, तो मैं कोई और व्यक्ति के बतौर पढ़ सकता हूं। ठीक है? तो ये काल की मर्यादा एक है, जो लिपि भेदती है और वही चीज़, वही ध्वनियाँ फिर से वाचन के लिए उपलब्ध कराती हैं। दूसरी हुई देश की। मैं यहाँ लिखूँ और कहीं और अमेरिका में या कहीं जापान में कोई उसे पढ़ने जाए, तो ये तो मैंने देशों के उदाहरण दिए। देश का अर्थ केवल राजकीय सीमाओं से आरेखित देश ही होते हैं, ऐसा नहीं है। देश अर्थात प्रदेश, कोई भी भौगोलिक क्षेत्र। तो भौगोलिक क्षेत्र और काल, स्पेस, टाइम, दोनों चीजें, इनके जो बंधन होते हैं, इनको यदि ध्वनि को भेद के जाके अपना एक अक्षर रूप रखना है सामने, तो लिपि का एक है। सो इस माध्यम से हम ये भी जान सकते हैं कि विचारों को, और जिस भूमिका से विचार उत्पन्न हुए हैं उसको भी एक प्रकार से लिपि स्थायित्व प्रदान करती है। इसी कारणवश वो साहित्य की एक उत्तम संग्राहक है, और इस माध्यम से संस्कृति की वाहक है। कितनी लिपियां हैं जगत में? कितनी है? बहुत सारी है। भारत में कितनी है? फिर भी अनेक है। अब अनेक लिपियां क्यों होती हैं? तो केवल भौगोलिक और जलवायु के कारणों से लोगों की लिखावट में परिवर्तन आते जाता है, लोगों के उच्चारण में परिवर्तन आते जाता है, करके लिखावट में भी परिवर्तन आते जाता है। तो इस कारणवश लिपियां जो हैं उत्क्रांत हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती है, नए स्वरूप को प्राप्त कर जाती हैं। तो
इस सब के कारण से एक लिप्यांतरण का विषय भी हमें सामने लेना पड़ेगा। तो पुराने साहित्य और संस्कृति के पुनरुज्जीवन के लिए, पुरानी भाषा के मनोव्यवहारों को समझने के लिए, एक पुनरुज्जीवन की एक्सरसाइज के लिए, एक उपक्रम के लिए लिप्यंतरण आवश्यक होता है। दूसरा कारण ये होता है कि कई बार कुछ चिन्ह बन जाते हैं या कुछ शब्दों का विशिष्ट व्याख्या के अनुसार संज्ञा बनाने के तरफ हमारा एक रुख हो जाता है। तो किसी विशिष्ट कार्य क्षेत्र में अक्सर ऐसा होता है, तो उसको बाकी लोग समझ पाएँ, सामान्य व्यक्ति समझ पाए बड़ी सरलता से, इसके लिए लिप्यंतरण की आवश्यकता होती है। अलावा इसके आज के आधुनिक समय में कीबोर्ड की मर्यादा ये भी है, केवल 26 कुंजियाँ हैं हमारे पास, उसके साथ में एक शिफ्ट है और एक कैप्स लॉक है। तो ये एक बड़ा सीमित सा एक कीबोर्ड है हमारे पास। अ, तो इसके चलते भी हमें इसी कीबोर्ड को प्रयोग में लाते हुए भिन्न-भिन्न लिपियों को लिखना पड़ता है। तो इस कारण से भी लिप्यंतरण का की आवश्यकता बनती है। किंतु मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण आज भारत के दृष्टिकोण से ये है कि हमें अपनी अन्य भारतीय भाषाएँ सीखनी यदि हैं, तो हमें लिप्यंतरण के अतिरिक्त कोई गत्यंतर नहीं है। कारण ये है कि आप गुरुमुखी मैं आपको बता रहा था कि ये एक लिपि ऐसी है जो अ, अधिकतर केवल पंजाबी लिखने के लिए पंजाबी भाषा को लिखने के लिए प्रयोग में आती है। फिर भी उसका नाम पंजाबी नहीं है, उसका नाम गुरुमुखी है। उसका कोई ऐतिहासिक और कारण है, उसमें आज नहीं जाएँगे। किंतु ये एक ऐसी लिपि है, अन्यथा उड़िया हो, बांग्ला हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, मलयालम हो, गुजराती हो, ये सारी भाषाएँ जो हैं, वो एक ही लिपि में लिखी जाती हैं और जो लिपि का नाम और भाषा का नाम दोनों एक ही है, ठीक है? तो हर भाषा सीखने के लिए यदि आपको लगभग एक और लिपि सीखनी पड़े, तो ये एक बड़ा ही रोड़ा बन जाता है। तो इस कारण से भारत में लिप्यंतरण का महत्व अनन्य साधारण हो चुका है, ठीक है? और इसी माध्यम से हम ये भी जान जाएँ कि पढ़ेगा भारत, तो जुड़ेगा भारत। तो ये आज हमने देखा। अगला सत्र हम करेंगे सही चुनाव की ओर, देववाणी और देवनागरी। साथियों, इस विषय पर सार्वत्रिक रूप से सार्वजनिक स्तर पर व्यापक और विस्तृत चर्चा हो, ऐसा प्रतीत हुआ, इसलिए मैं इस YouTube के माध्यम का प्रयोग कर रहा हूं। तो यदि आप मुझसे सहयोग करना चाहें तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार छोड़ें, अपने परिजनों में भी इस विचार को प्रसारित करें। इसके अतिरिक्त आप मुझसे मेरे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जुड़ सकते हैं और आने वाले सत्र से पहले-पहले आप अपने प्रश्न हो या आपके सुझाव हो या आपके कोई भी विचार हो, आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ के हमसे ये विचार जो है बाँट सकते हैं। हमसे संवाद कर सकते हैं। हम आग्रह करेंगे आप हमसे संवाद करें, क्योंकि पता है ना, हमारे यहाँ कहते हैं, वादे वादे जायते तत्वबोधाः। बहुत-बहुत धन्यवाद।